नमस्कार। मैं मुकेश एडवोकेट सभी क्षेत्रवासियों का अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए आज हम अपने स्वाभिमान, अपनी पहचान, अपने डिवाइस क्षेत्र की गंभीर और संवेदनशील समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सभी क्षेत्रवासियों की एक प्रबल इच्छा हमेशा बनी रहती है कि हमारा क्षेत्र भी दूसरे क्षेत्रों की तरह विकासशील हो, विकसित हो। अगर हम और क्षेत्रों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाते हैं कि हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो उन कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं कि सभी क्षेत्रों के समान अधिकार होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि हम और क्षेत्रों से पीछे रह गए। पहले बात करते हैं शिक्षा की। तो आप सभी जानते हैं कि सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज ये सभी बहुत वर्षों पुराने हैं, ये सभी बहुत वर्षों पहले से चले आ रहे हैं, और जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो भी बहुत वर्षों पहले के हैं, जिस समय जनसंख्या बहुत कम थी। आप सभी जानते हैं कि हमारी कोर इंटर कॉलेज की स्थापना सन 1885 में हुई। ऐसे ही जनता इंटर कॉलेज, मथुरिया इंटर कॉलेज, चेत्राम इंटर कॉलेज, ऐसे सभी स्कूल हमारे बहुत पुराने हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 1891 की जनगणना के अनुसार उस समय भारत की जनसंख्या 28 करोड़ 70 लाख थी, जिसमें हमारा क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन आज भारत की लगभग 135 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो चुकी है, मतलब लगभग 5 गुनी हो चुकी है। और जो हमारे कॉलेज हैं उनकी क्षमता वही है, क्योंकि ना तो क्षमता वृद्धि हुई और ना नए कॉलेजों को सरकार के द्वारा बनाया गया। अगर किसी प्राइवेट स्कूल को बनाया गया है तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को सीट भर चुकी हैं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सभी परिवार इतने सक्षम नहीं होते जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। इसलिए हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता चला जा रहा है। और चिंतन इस बात का करना चाहिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे क्षेत्र की आगे चलकर क्या दशा होगी, हम आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे। अब दूसरी बात करें प्रशासन की, तो आप सभी जानते हैं कि जो थाने और पुलिस चौकियां हमारे यहाँ 30-40 साल पहले थी वही आज हैं, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या इतने थाने और पुलिस चौकियां हमारी सुरक्षा के लिए सक्षम हैं? कारणवश आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अब बात करें स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी समस्याओं की, तो आप सभी अच्छी तरह से अवगत हैं कि हमारे क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल पहले थे वही हैं। ग्राम पंचायत में जो प्राथमिक उपचार केंद्र बनाए गए हैं वो सभी सही से नहीं चल पा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ चिकित्सा संबंधी जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कारणवश हमें अधिकतर दूसरे शहरों का सहारा लेना पड़ता है। अब बात करें रोजगार की, तो आप सभी स्मार्टफोन रखते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि गूगल पर आप डिवाई विकिपीडिया टाइप करके जो रिपोर्ट आएगी उसको पढ़ना। मतलब गूगल एक बड़ा सर्च इंजन है, वहाँ पर हमारी स्थिति क्या है, हमारे क्षेत्र को किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या स्टेटस है हमारा। गूगल की रिपोर्ट में लिखा है कि डिवाई एक समय औद्योगिक कस्बा हुआ करता था, लेकिन बाद में बदहाल स्थिति ने इसे पिछड़ा क्षेत्र बना दिया। ये गूगल की रिपोर्ट है। हम सभी जानते हैं हमारे क्षेत्र की ट्रैक्टर ट्रॉली दुनिया में सबसे मशहूर थी। हमारे व्यवसाय धीरे धीरे खत्म होते चले गए और आर्थिक रूप से भी हमारा क्षेत्र पिछड़ता चला गया। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि दुनिया में हम किस दयनीय स्थिति में जानने जाते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि को इतना लाचार और दयनीय होने के पीछे क्या कारण है। एक कारण तो साफ समझ में आता है कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक परिवार के माता पिता के 2 बच्चे हुए। दोनों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में 2 सीट पढ़ने को मिली। उसके बाद वो दोनों बच्चे बड़े हुए, उनके 2-2 बच्चे हुए। अब बच्चे 4, विद्यालय में सीट 2। फिर 4 बच्चे बड़े हुए, उनके 2-2 बच्चे हुए, तो अब बच्चे 8। और थोड़ा सा विकास हुआ भी तो 2 बच्चों का, अब भी सीट 4 और बच्चे 8। यही हाल रहा है हमारे विकास का। विकास की बात करें तो सन 1952 से फरवरी 1980 तक
माननीय हिम्मत सिंह जी JNP से विधायक रहे। 1980 से माननीय स्वामी नेमपाल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। 1985 से माननीय हितेश कुमारी नेशनल कांग्रेस से रहीं। 1989 से माननीय नेमपाल जी जनता दल से रहे। 1991 से माननीय राम सिंह जी भाजपा से रहे। 1996 से हमारे राष्ट्रीय नेता बाबूजी माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी भाजपा से रहे। फिर 2002 से बाबूजी माननीय कल्याण सिंह जी RTKP अपनी पार्टी से रहे। 2007 से हमारे माननीय श्रीमान श्री भगवान शर्मा जी बहुजन समाजवादी पार्टी से रहे। फिर 2012 से माननीय श्रीमान भगवान शर्मा जी सपा से विधायक रहे और 2017 से माननीय श्रीमती अनीता लोधी जी भाजपा से रहीं। तो साफ है सभी राजनीतिक दलों को हमारे क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला। अब किसी एक पार्टी को दोषी कैसे ठहराएं? सभी ने अपने कार्यकाल पूरे किए हैं। हमारे क्षेत्र की दशा दिन प्रतिदिन गिरती गई और जो मूलभूत जरूरतों का विकास होना चाहिए था उन समस्याओं पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई आवश्यक कदम उठाए। अब चिंता का विषय ये है कि इसी तरह से ये सब चलता गया तो अंततः हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे जिससे वो अपना भरण पोषण सही से कर सके। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे, रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए कहाँ जाएंगे। हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं ये हमें सोचने की जरूरत है। अब कुछ लोग तो सक्षम हैं लेकिन सभी लोग सक्षम नहीं हैं जिससे सभी अपने बच्चों को प्राइवेट या क्षेत्र से बाहर पढ़ा सकें। कार्यकाल सभी पार्टियों का चला, किसी का कम किसी का ज़्यादा, पर सबका कार्यकाल रहा और इन्हीं पार्टियों के कार्यकाल में अपने पड़ोसी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ। विकास के क्षेत्र में जो पहले हमसे पीछे होते थे वो सब आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। जबकि सभी क्षेत्रों के अधिकार समान हैं तो हमारे क्षेत्र की इतनी दयनीय स्थिति बनी क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। अधिकार सभी क्षेत्रों के वही हैं, सरकारें वही हैं और तो और राजनीतिक दल भी वही हैं, तो हम पीछे क्यों रह गए? मेरे व्यक्तिगत विचार से इसका एक ही अर्थ है और एक ही कारण है कि हमने केवल पार्टी को देखकर मतदान किया। पार्टी के पीछे प्रत्याशी कैसा है उसको समझने की कभी कोशिश नहीं की। हम पार्टी को विकास का आधार मानते रहे, हम जातिवाद और पार्टीवाद में उलझ कर रह गए और इस कमजोरी का लाभ राजनीतिक दलों ने भरपूर उठाया। हम हर बार पछताते रह जाते हैं कि यहाँ वोट देकर हमने गलती की। जो विकास हुआ वो जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति के हिसाब से हुआ। मेरा ये प्रयास हमेशा बना रहेगा कि इन समस्याओं को ख़त्म किया जाए और हम सभी को इसमें सहभागी बनना चाहिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि थोड़ा समय निकालकर एक बार खुद इन समस्याओं पर विचार करें और समझने का प्रयास करें कि हम अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए, अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए किसका चुनाव कर रहे हैं। आप इन सभी समस्याओं के पैदा होने के कारण को जब समझ लेंगे तो आप खुद इस बार 2022 के चुनाव में परिवर्तन करना चाहेंगे। हम जातिवाद और पार्टीवाद के चक्कर में अपने क्षेत्र का, अपने बच्चों का, अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डालते जा रहे हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अब और देरी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद से हम और हमारे पूर्वज सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते आए हैं। चुनाव आने वाले हैं, लोग हमें सपने दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और पार्टी की रैलियां निकालेंगे और धन का इस्तेमाल हमें रिझाने के लिए करेंगे। बड़े बड़े वायदे करके हमें सपने दिखाएंगे। लेकिन हमें समझना है कि ऐसे प्रत्याशी विकास का आधार नहीं बन सकते। कौन हमारे लिए सही है इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जिसको हम चुन रहे हैं वो हमारी समस्याओं को सही रूप देकर, सही तरीके से, सही दिशा में और सही स्थान पर
ले जा सकने में सक्षम है या नहीं। अपने प्रतिनिधि के पास किसी समस्या के निस्तारण के लिए हमें सिफारिशों की सहायता की जरूरत पड़े तो हमारा प्रतिनिधि नहीं बल्कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हम इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि हम इतनी ठोकरें खाकर अब तक सीख चुके हैं कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए कौन सही है कौन गलत है। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो जरूर प्रयास करें जिससे हम अपने क्षेत्र को बुलंदियों पर ले जा सकें, अपने बच्चों को, आने वाली भावी पीढ़ियों को एक अच्छा स्वस्थ और सुरक्षित जीवन दे सकें। अगर आपको मेरा विचार सही लगा तो क्षेत्रीय विकास में भागीदार बनकर समझने का और आम आदमी को समझाने का प्रयास करें। आप खुद भी इस पर विचार करें। हो सकता है कि मैं गलत हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे सुझाव दें। इसी के साथ ही आप सभी ने मुझे अपना कीमती समय सुनने के लिए दिया, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद और सादर नमस्कार।